आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि हिंदी से अंग्रेजी में अपने वाक्य को कैसे ट्रांसलेट करना है और कितने प्रकार के वाक्य होते हैं, कितने प्रकार के सेंटेंसेस होते हैं जिनको हमें ट्रांसलेट करना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और देखिए, सबसे पहले ना आपको एक चीज़ याद रखनी है कि इंग्लिश ग्रामर में एक तो आपका सिंपल सेंटेंस होता है, एक आपका नेगेटिव सेंटेंस होता है, एक आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है और एक होता है इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव, यानी कि इन दोनों का कॉम्बिनेशन। ठीक है, अब आपको ये सेंटेंसेस देखने में कैसे लगते हैं, तो यहाँ पर देखिए, जैसे कि ये हिंदी का एक वाक्य है, मैं अंग्रेजी बोलता हूँ, मैं अंग्रेजी बोलता हूँ। अब इसको देखिए, यहां पर इसको यदि हम सिंपल में बोलेंगे तो लिखेगा आई स्पीक इंग्लिश, आई स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोलता हूं। यदि इसी को हमें नेगेटिव में बोलना है तो मैं बोलूंगा आई डोंट स्पीक इंग्लिश, आई डोंट स्पीक इंग्लिश। इसी को यदि इंटरोगेटिव में बोलना है तो हम बोलेंगे डू आई स्पीक इंग्लिश, डू आई स्पीक इंग्लिश। और यदि इसी को इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव इन दोनों के कॉम्बिनेशन में बोलना है तो मैं बोलूंगा डू आई नॉट स्पीक इंग्लिश, डू आई नॉट स्पीक इंग्लिश। तो देखा आपने, हमने एक सेंटेंस को चार तरह से जो है ट्रांसलेट किया है। एक साधारण वाक्य है, एक नकारात्मक वाक्य है, एक प्रश्नवाचक वाला वाक्य है और एक नकारात्मक प्लस प्रश्नवाचक, दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो आखिर ये सेंटेंसेस बने कैसे हैं? इस सिंपल सेंटेंस में ये अपने आप डू कहां से आ गया, है ना। इसी तरह से आपने कई बार देखा होगा डज लग जाता है, डिड लग जाता है, या और भी ऐसे वर्ड्स हैं जो एक्स्ट्रा जुड़ जाते हैं जबकि ये इसमें शुरुआत से नहीं थे, है ना। तो चलिए देखते हैं कैसे ये जुड़ते हैं और इस सेंटेंस को बनाने का जो स्ट्रक्चर है, इसका फॉर्मूला क्या है, इसको बनाएंगे कैसे। तो वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है। और यदि अभी तक आपने हमारे कोर्स को ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको बेसिक से एडवांस लेवल तक इंग्लिश ग्रामर मिलेगी और आपको बेसिक कोर्स भी मिलेगा, एडवांस्ड भी मिलेगा। पर मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप बेसिक टू एडवांस्ड वाला यानी कि कॉम्बिनेशन को खरीदें, ठीक है। और इंग्लिश के क्लास नोट्स भी आपको मिलेंगे, A to Z वीडियो लेक्चर्स। और यदि आप बिगिनर हैं तो आपके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। और यदि आप इंग्लिश के कॉन्सेप्ट बिल्ड करना चाहते हैं तो आप भी इसे बाय कर सकते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है, यदि आपको कोई बाय करने में इशू आता है या किसी भी प्रकार की परेशानी आती है तो यहाँ पर आप हमें मैसेज कर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कॉल किसी को भी नहीं करनी है, ये बात सबको याद रखनी है, ठीक है। आगे देखिए, और यदि आप हमारी ई बुक्स लेना चाहते हैं तो देखिए, आपको वीडियो के नीचे आपको ई बुक्स दिखाई दे रही होंगी, बहुत सारी बुक्स दिखाई दे रही होंगी। तो वहां पर जो भी आपको चाहिए उस पर क्लिक करके आप उसको डायरेक्ट बाय कर सकते हैं। आप क्लिक करने के बाद आपको बाय नाउ का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करने के बाद आपको डिटेल फिल करनी है और उसके बाद आपको जो है जब आप पेमेंट कर दोगे तो डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा और आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए, अब देखिए, किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपकी हेल्पिंग वर्ब। आखिर हेल्पिंग वर्ब कैसे लगानी है, तो देखिए, हेल्पिंग वर्ब को यदि हम प्रेजेंट और पास्ट और फ्यूचर तीनों में देखें तो जब हम प्रेजेंट की बात करेंगे तो इसमें आपकी इज, एम, आर ये लगेगा, हैज, हैव ये लगेगा और डू, डज ये लगेगा। जहां पर भी आपको इज, एम, आर, हैज, हैव और डू, डज में से कोई भी दिखे तो समझ जाना है कि हेल्पिंग वर्ब है प्रेजेंट की। यदि आपको पास्ट की हेल्पिंग वर्ब को पहचानना है तो पास्ट की हेल्पिंग वर्ब आती हैं, जैसे वाज पर हो गया, हैड हो गया, डिड हो गया, ये आपकी सब पास्ट की हेल्पिंग वर्ब है। और फ्यूचर की हेल्पिंग वर्ब में आपका विल बी, विल हैव और विल हैव बीन आता है, ठीक है। तो देखिए, फ्यूचर में तो सब में विल लगा हुआ है, आसानी से पहचान सकते हैं। यहां पर ये थोड़ी अलग अलग हो जाती है तो इनको आपको एक बार याद करने की जरूरत है। इसकी कोई भी शॉर्ट ट्रिक नहीं है, आपको इसको याद ही करना पड़ेगा, कम से कम 10 बार लिख कर देखिए तब आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। तो ये है आपकी हेल्पिंग वर्ब। अब जब हम प्रेजेंट का कोई भी वाक्य बनाएंगे तो इनमें से ही देखना हम हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे। यदि पास्ट का बनाएंगे तो यहां से हेल्पिंग वर्ब लेंगे और फ्यूचर का बनाएंगे तो ये जितनी भी आपको हेल्पिंग वर्ब दिख रही हैं इनमें से लेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम एक बार इनके फॉर्मूले को देखते हैं, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे वरना कि सर ये कैसे बन गया, आपने सब्जेक्ट के बाद ये क्या क्या लगा दिया। तो देखिए, जो आपका मास्टर फॉर्मूला होता है, जो मेन फॉर्मूला होता है किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए, वो ये होता है। सबसे पहले सब्जेक्ट आता है और लास्ट में आता है ऑब्जेक्ट। ये तो सबको ही पता होता है भाई, पहले सब्जेक्ट लास्ट में ऑब्जेक्ट, है ना, इसको सब बता देंगे, कंफ्यूजन तो यहां पर है।
सब्जेक्ट के बाद आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी है। एच का मतलब है हेल्पिंग, वी का मतलब है वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। अब ये हेल्पिंग वर्ब अभी हमने पीछे पढ़ी थी, ये वाली इज, एम, आर, हैज, हैव, डू, डज, विल बी, ये सब आपकी हेल्पिंग वर्ब है। इसके बाद वर्ब लगेगी। अब ये कौन सी वर्ब है? ये वो वाली वर्ब है जो आप काम करोगे, जो सब्जेक्ट काम करेगा, यानी कि फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म, इस रूप में ये आती हैं, इन फॉर्म्स में आती हैं। तो आपको यहां पर वर्ब की फॉर्म लगानी है। तो ये मास्टर फॉर्मूला है, इसको आपको याद रखना है। अब देखिए, इसमें जो सिंपल सेंटेंस होगा उसका स्ट्रक्चर तो सेम रहेगा, क्योंकि सिंपल फॉर्मूला है, मास्टर फॉर्मूला है। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब और फिर आपका ऑब्जेक्ट। लेकिन जब आप नेगेटिव सेंटेंसेस बनाओगे तो यहां पर आपको क्या करना है? आपको आपकी जो हेल्पिंग वर्ब है ना, इसके बाद नॉट लगा देना। नेगेटिव का मतलब है नॉट, ठीक है। तो यहां पर हमें क्या करना है? हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देना है। बाकी देखिए, उसके बाद वर्ब आ गया और फिर ऑब्जेक्ट आ गया। ये इसका स्ट्रक्चर है। हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाना है, यानी कि इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, डू, डज, डिड, इन सब के बाद नॉट आ जाएगा, ठीक है। इंटरोगेटिव बनाने के लिए आपको इस वाले स्ट्रक्चर में क्या करना है? इंटरोगेटिव बनाने के लिए आपको ये जो हेल्पिंग वर्ब है इसको उठाकर सब्जेक्ट से आगे रख देना है। तो रख दो। ये देखिए, हमने हेल्पिंग वर्ब को कहां रख दिया? सब्जेक्ट से आगे रख दिया। उसके बाद सब्जेक्ट है, फिर वर्ब है और ऑब्जेक्ट है। इस बार इसमें नॉट हम नहीं लगाएंगे, क्यों? क्योंकि ये मास्टर फॉर्मूला है, इसके हिसाब से हमें ट्रांसलेट करना है, ठीक है। ये नॉट तो नेगेटिव में लगेगा सिर्फ, ठीक है। तो हमने देखा, हेल्पिंग वर्ब को आगे रख दिया, उसके बाद सब्जेक्ट आ गया, वर्ब आ गया और फिर ऑब्जेक्ट आ गया। अब हमें क्या करना है? इंटरोगेटिव भी होना चाहिए और नेगेटिव भी होना चाहिए, यानी कि आपको नेगेटिव सेंटेंस भी बनाना है, इंटरोगेटिव भी बनाना है। तो हमने दोनों प्रकार के ऊपर बना लिए हैं। तो हमने क्या किया था? नेगेटिव में तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा दिया था और इंटरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से आगे कर दिया था। तो अब हम क्या करेंगे? ये देखिए, इसमें से हेल्पिंग वर्ब को उठाकर सब्जेक्ट से आगे रख देंगे और नॉट वहीं के वहीं रहेगा। तो ये देखिए, हेल्पिंग वर्ब हमने आगे रख दी, फिर सब्जेक्ट लिख दिया, फिर नॉट लिख दी, फिर वर्ब लिख दिया और फिर ऑब्जेक्ट लिख दिया। अब यहां पर ये इंटरोगेटिव का सेंस भी दे रहा है। देखिए, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। नेगेटिव का सेंस कैसे दे रहा है? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट है और वर्ब है, फिर ऑब्जेक्ट है। अब हेल्पिंग वर्ब आगे लग गई तो नॉट जहां पर था वहीं पर है। तो सब्जेक्ट के बाद अब हेल्पिंग वर्ब जब हट जाएगी तो नॉट ही तो बचेगा सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट। तो नॉट बच गया, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो देखिए, हमने कैसे इस सेंटेंस के फॉर्मूले को बनाना सीख लिया है कि किस तरह से हमें इनको ट्रांसलेट करना है, किस तरह से इनका इस्तेमाल करके अपने सेंटेंस को बनाना है। अब देखिए कैसे करेंगे यूज। तो सबसे पहले एग्जांपल देखिए, राहुल स्कूल जा रहा है। राहुल कहां जा रहा है? स्कूल। यहां ऊपर मैंने आपको फॉर्मूले लिख दिए हैं जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना हो। यहां से देख देख कर मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है। तो राहुल स्कूल जा रहा है, ये जो सेंटेंस है, पहले आपको ये देखना है कि ये सेंटेंस कौन से टेंस का है। ये जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट के कंटिन्यूअस टेंस का है, प्रेजेंट के कंटिन्यूअस का। और प्रेजेंट के कंटिन्यूअस में हम हमेशा इज, एम, आर हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। इज हेल्पिंग वर्ब, एम हेल्पिंग वर्ब और आर हेल्पिंग वर्ब का, ठीक है। तो यहां पर जो हेल्पिंग वर्ब है इज, एम, आर आ जाएगी। जहां जहां हेल्पिंग वर्ब है सब जगह इज, एम, आर। अब काम को करने वाला कौन है? राहुल है, जो स्कूल जा रहा है राहुल है, तो राहुल आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। काम क्या है? जाने का, जाने को कहते हैं गो। तो देखिए, पहला राहुल इज गोइंग टू स्कूल, तो राहुल सब्जेक्ट है, इज हेल्पिंग वर्ब है, गोइंग आपकी वर्ब है और टू स्कूल आपके ऑब्जेक्ट में एक तरह से आप काउंट कर सकते हैं अदर वर्ड्स में, ठीक है। तो राहुल इज गोइंग टू स्कूल, राहुल स्कूल जा रहा है। यदि नेगेटिव बनाना है तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाना पड़ेगा। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है? इज। तो इज, एम, आर में अब इज आ गया तो इज के बाद नॉट लगाना है। तो कैसे बोलेंगे? राहुल इज नॉट गोइंग टू स्कूल। तो मैंने इसको थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है, यहां पर जगह नहीं थी, ये पूरा स्कूल है, ठीक है। तो राहुल इज नॉट गोइंग टू स्कूल, राहुल स्कूल नहीं जा रहा है, ठीक है। अब इंटरोगेटिव में क्या करेंगे? हेल्पिंग वर्ब को आगे रख देंगे सब्जेक्ट से। तो देखिए, इज आपकी हेल्पिंग वर्ब थी, इसको हमने सब्जेक्ट यानी कि राहुल से आगे रख दिया। तो इज राहुल गोइंग टू स्कूल, क्या राहुल स्कूल जा रहा है? इस तरह से। इज राहुल नॉट गोइंग टू स्कूल, क्या राहुल स्कूल नहीं जा रहा है? तो यहां पर हमने नेगेटिव भी मिक्स कर दिया। तो इस तरह से आप अपने सेंटेंस को आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हैं। एक ही सेंटेंस को देखिए हमने चारों तरह से बना दिया है, नेगेटिव, सिंपल, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव, नेगेटिव, ठीक है। आगे देखिए, अब एक बार हम जैसे गो है, ये क्या है? वर्ब है। तो गो का हिंदी में मतलब होता है जाना। इसकी सेकंड फॉर्म है वेंट, थर्ड फॉर्म है गॉन, फोर्थ फॉर्म है गोइंग और फिफ्थ फॉर्म है गोज। गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज, ठीक है।
चलिए इनको देखते हैं कि इस वर्ड का इस्तेमाल करके हम इन सभी को कैसे बना सकते हैं। तो देखिए, अब पहली बार हमने इस्तेमाल किया गो का, ठीक है, तो ही गोज, प्रेजेंट के इंडेफिनिट में गो का इस्तेमाल होगा, ही गोज, वह जाता है। अब गो के साथ एस क्यों लगा, ये वाली फॉर्म यहां पर क्यों आई है, क्योंकि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है इसमें यदि ही सी इट आता है तो उसके बाद जो वर्ब है उसमें एस लगता है, इसीलिए, ठीक है। नेक्स्ट है पास्ट का कंटिन्यूअस, तो हमने बोल दिया ही वॉज गोइंग, वह जा रहा था, वह जा रहा था, तो ही के बाद हमने वाज लिखा, फिर गोइंग लिख दिया, ही वाज गोइंग, वह जा रहा था। पास्ट के इंडेफिनिट में कैसे बनेगा, ही वेंट, ही वेंट, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, तो सेकंड फॉर्म हमने डायरेक्ट लिख दी। और पास्ट के कंटिन्यूअस में वाज वर्ब के साथ जो वर्ब आएगी उसमें आईएनजी आएगी, तो ये वाली फॉर्म आएगी, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट ही वेंट, वह गया। मॉडल्स में देखिए, ही माइट बी गोइंग, ही माइट बी गोइंग, तो मॉडल में ये कंटिन्यूटी दिखा रहा है, वह शायद जा रहा होगा, ही माइट बी गोइंग, ही माइट बी गोइंग, ठीक है, तो मॉडल की कंटिन्यूटी हो गई। प्रेजेंट के नेगेटिव को देखिए कैसे बनाएंगे, ही डज नॉट गो, ही डजंट गो या ही डज नॉट गो, वह नहीं जाता है। पास्ट के नेगेटिव में ही डिड नॉट गो, मतलब वह नहीं गया, वह नहीं गया, ही डिडंट गो या ही डिड नॉट गो, ही डिडंट गो, कुछ भी आप बोल सकते हैं। मॉडल का नेगेटिव, ही वुड नॉट बी गोइंग, ही वुड नॉट बी गोइंग, वह नहीं जा रहा होगा, है ना, वह नहीं जा रहा होगा। ही कैन गो, वह जा सकता है, ही कैन गो, वह जा सकता है। ही शुड गो, उसे जाना चाहिए, ही शुड गो, उसे जाना चाहिए। तो इस तरह से आप देखिए, कैन के द्वारा, शुड के द्वारा, वुड के द्वारा, माइट के द्वारा, मॉडल का इस्तेमाल करके भी आप जो है इनका इस्तेमाल कर सकते हैं, गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज का, ठीक है। ये तो वर्ब की फॉर्म्स हैं, किसी के भी साथ आप लगा सकते हैं, सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब के साथ कौन सी वर्ब की फॉर्म आएगी, ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। आगे देखिए, ये हमें कैसे पता चला था कि ये प्रेजेंट के इंडेफिनिट का ही है। मान लो ये सब यहाँ से गायब हो गए, तो ये खाली सेंटेंसेस रह गए, तो आपको कैसे पता चलेगा कौन सा किसका है। तो प्रेजेंट के इंडेफिनिट का हमें कैसे पता चला, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस सिर्फ प्रेजेंट के इंडेफिनिट में ही लगता है, और ये वाज वर्ब के साथ आपका जो है क्या होता है, जो वर्ब होती है उसमें आईएनजी लगती है, इजमार के साथ जो वर्ब होती है उसमें भी आईएनजी लगती है, तो वाज वर्ब है, इसलिए हमें पता चला है कि पास्ट के कंटिन्यूअस का है, वाज वर्ब से हमें पता चलता है। वाज वर्ब का इस्तेमाल तो करते हैं हम पास्ट के कंटिन्यूअस में। नेक्स्ट है पास्ट का इंडेफिनिट, हमें कैसे पता चला इंडेफिनिट है, क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल किया गया है, पास्ट इंडेफिनिट है इसलिए वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल है। अब ये तो मॉडल्स हैं आपके, माइट भी, ये मॉडल के द्वारा पता चला है हमें, है ना। और मॉडल में भी कैसे पता चला कि ये कंटिन्यूअस में है, जब भी मॉडल के बाद बी आए और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आए तो समझ जाना है कंटिन्यूटी को शो करता है। और डू डज का इस्तेमाल तो हम प्रेजेंट के इंडेफिनिट में करते हैं, ये भी आपको पता होगा। डिड का इस्तेमाल पास्ट के इंडेफिनिट में करते हैं, ठीक है। वुड, कैन और शुड, ये तीनों आपके मॉडल वर्ब हैं, ठीक है, तो इनको ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। समझ में आया हमने सेंटेंस को कैसे बनाया, कैसे ट्रांसलेट किया। आगे देखिए, अब हम एक और देखेंगे, मैंने टीवी देख लिया है, मैंने टीवी देख लिया है। सेंटेंस है प्रेजेंट के परफेक्ट का, और इन एग्जांपल ये फॉर्मूला है इनकी हेल्प से हम इसको ट्रांसलेट करेंगे। सबसे पहले सिंपल में, मैंने टीवी देख लिया है, तो प्रेजेंट परफेक्ट है इसलिए इसमें हैज हैव का इस्तेमाल होगा, ये बात आपको याद रखनी है। हैज हैव एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज होंगी। देखिए, आई हैव वॉच्ड टीवी, आई हैव वॉच्ड टीवी, मैंने टीवी देख लिया है। आई सब्जेक्ट है, हैव हेल्पिंग वर्ब है, वॉच की थर्ड फॉर्म वॉच्ड आ गई है, और वर्ब है आपकी, टीवी आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। आई हैव नॉट वॉच्ड टीवी, मैंने टीवी नहीं देख लिया है, मैंने टीवी नहीं देखा है, ऐसा आप बोल सकते हैं, ठीक है। हैव आई वॉच्ड टीवी, क्या मैंने टीवी देखा है, इस तरह से भी आप बोल सकते हैं। हैव आई नॉट वॉच्ड टीवी, क्या मैंने टीवी नहीं देखा है, इस तरह से भी आप बोल सकते हैं। तो आपको समझ में आया कि आपने सेंटेंस को कैसे ट्रांसलेट करना है। कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगेगी, बस। और वर्ब आपको पहचानना आना चाहिए। वर्ब वही होती है जो सब्जेक्ट काम करता है। सब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, मैं, तुम, आप, जो भी सेंटेंस में है। अब जैसे मैंने यानी कि मैं अपने लिए बोला मैंने टीवी देख लिया है, तो मतलब मैं यहाँ पर सब्जेक्ट हूँ। अब मैं क्या काम किया, मैंने काम किया टीवी को देखने का, टीवी देख लिया, देखने को इंग्लिश में वॉच कहते हैं, टीवी को देखा है, ठीक है, तो टीवी ऑब्जेक्ट है, और ये सेंटेंस प्रेजेंट के परफेक्ट का है। ये बात भी आपको पता चली होगी, ठीक है। तो अभी हमने एक पूरे सेंटेंस को ट्रांसलेट करना है। इससे पहले हमने एक वर्ड को देखा था, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, मॉडल, नेगेटिव, इनमें कैसे करना था।
हमने एक वर्ड को देखा था पहले, गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज को। अब हम देखेंगे एक पूरे सेंटेंस को कैसे बनाना है अलग अलग टेंसेस में, अलग अलग मॉडल्स के इस्तेमाल से। वह अंग्रेजी पढ़ रहा है। वैसे तो ये सेंटेंस प्रेजेंट के कंटिन्यूअस का है। अब चलिए प्रेजेंट में देखेंगे, ही इज रीडिंग इंग्लिश। ही इज रीडिंग इंग्लिश, वह अंग्रेजी पढ़ रहा है। अच्छा, रीडिंग स्टडिंग में क्या अंतर होता है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। पास्ट में कैसे बनाएंगे, ही वॉज रीडिंग इंग्लिश, वह अंग्रेजी पढ़ रहा था। ही वॉज रीडिंग इंग्लिश, वह अंग्रेजी पढ़ रहा था। ही विल बी रीडिंग इंग्लिश, फ्यूचर में बनाएंगे, मतलब वह अंग्रेजी पढ़ रहा होगा, आने वाले समय में वो अंग्रेजी पढ़ रहा होगा। मॉडल्स में ही माइट बी रीडिंग इंग्लिश, वह शायद अंग्रेजी पढ़ रहा होगा, इस तरह से। नेगेटिव में ही डज नॉट रीड इंग्लिश, वह अंग्रेजी नहीं पढ़ता है। और पास्ट के नेगेटिव में ही डिड नॉट रीड इंग्लिश, वह अंग्रेजी नहीं, उसने अंग्रेजी नहीं पढ़ी, इस तरह से। मॉडल्स में ही वुड नॉट बी रीडिंग इंग्लिश, ठीक है, वह अंग्रेजी नहीं पढ़ रहा होगा। मॉडल्स में ही कैन रीड इंग्लिश, वह अंग्रेजी पढ़ सकता है। और ही शुड रीड इंग्लिश, उसे अंग्रेजी पढ़नी चाहिए। तो इस तरह से देखिए हमने एक ही सेंटेंस को अलग अलग टेंसेज में मॉडल्स के हिसाब से कैसे चेंज किया है। तो यहाँ पर इजमार से हमें पता चला था कि सेंटेंस प्रेजेंट का है। यहाँ पर वाजवर से हमें पता चला था कि सेंटेंस पास्ट का है। यहाँ पर विल बी से हमें पता चला था कि सेंटेंस फ्यूचर का है। माइट बी से ये मॉडल है। और डू और डज आपके प्रेजेंट के इंडेफिनिट में इस्तेमाल होते हैं। डिड का इस्तेमाल पास्ट के इंडेफिनिट में होता है। वुड आपका मॉडल है, कैन भी आपका मॉडल है और शुड भी आपका मॉडल है। तो इस तरह से मॉडल्स को आप पहचान सकते हैं, ठीक है। एक लास्ट एग्जांपल देखेंगे और फिर वीडियो को बंद करेंगे। मैं तुम्हें जानता हूं, सेंटेंस है प्रेजेंट के इंडेफिनिट का। तो इसमें नेगेटिव बनाने के लिए हमें डू डज का इस्तेमाल करना है, इसलिए मैंने डू डज का इस्तेमाल कर दिया है, ठीक है। और यदि आप इसको पास्ट में बनाना चाहते हैं तो आप डिड का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। देखिए कैसे, आई नो यू, मैं तुम्हें जानता हूं, ये सिंपल सेंटेंस हो गया। आई सब्जेक्ट है, इसमें हेल्पिंग वर्ब है नहीं अभी, ठीक है, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट है और उसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है। उसमें सिर्फ जब आप नेगेटिव सेंटेंसेस बनाओगे और इंटरोगेटिव बनाओगे तभी हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करना है। आई नो यू, मैं तुम्हें जानता हूं। आई डोंट नो यू, देखा डू अपने आप आ गया। क्यों? क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट ये दोनों ऐसे टेंसेज हैं जिनमें वैसे तो नॉर्मली हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है, लेकिन जब आप नेगेटिव बनाओगे, इंटरोगेटिव बनाओगे, तो आपको प्रेजेंट में डू डज हेल्पिंग वर्ब लेनी है और डिड आपको पास्ट में लेनी है। क्योंकि जो नॉट है वो विदाउट हेल्पिंग वर्ब नहीं लग सकता। आई नॉट नो यू ऐसा आप नहीं लिख सकते, आपको डू डज का इस्तेमाल करना पड़ेगा। डू आई नो यू, डू आई नो यू, क्या मैं तुम्हें जानता हूं। डू आई नॉट नो यू, क्या मैं तुम्हें नहीं जानता। इस तरह से आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं एक सेंटेंस देता हूं, एम आई स्पीकिंग इंग्लिश। एम आई स्पीकिंग इंग्लिश, इसको आपको बताना है इसकी हिंदी क्या होगी, ठीक है। इंग्लिश मैंने लिख दिया है, हिंदी बतानी है। और हमारा जो कोर्स है उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा और बुक्स आपको नीचे दिख रही होंगी, या फिर आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी जाकर उसको चेक कर सकते हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी है जरूर बताइएगा। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक अच्छा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।